अभी जब आप अपनी यात्रा बता रहे थे, तो हमारे सामने चलचित्र की तरह से चल रही थी और 70 साल की यात्रा आपकी पॉलिटिकल रही है, तो इस बीच में देश भी बहुत बदला होगा। तो आपने इस यात्रा के बीच में देश में क्या-क्या बदलते हुए देखा और क्या-क्या बदलना रह गया? ये आपसे जानना चाहेंगे। जिसको डॉक्टर लोहिया कहते थे दिशा, दृष्टि, दिशा और संकल्प। दृष्टि साफ हो, दिशा स्पष्ट हो, संकल्प मजबूत हो, तो आज़ादी के बाद जो दृष्टि और दिशा और संकल्प की बात है ना, तो आज़ादी तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में मिला और उनका संकल्प था ग्राम स्वराज। मेरे सपनों के भारत में उन्होंने बहुत बातें लिखी हैं जो छपा हुआ है। लेकिन गांधी के जो दर्शन थे और गांधी की जो दृष्टि, दिशा और संकल्प थे, गांधी का क्या था? नंबर 1 खेती, कृषि प्राथमिकता, नंबर 1 कृषि, नंबर 2 कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग और नंबर 3 बृहत उद्योग। स्वावलंबन जिसको कहते हैं, स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब क्या होता है? स्व अवलंबन, अधिक से अधिक अपने पर ही लोग निर्भर हो, वही है स्वावलंबन। कम से कम लोगों को दूसरे पर निर्भर हो, यही है आत्मनिर्भरता। ये है एक अलग दर्शन, अभी उस पर चर्चा करेंगे तो लंबा समय लगेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो शब्द शब्द से समझ जाएंगे। लेकिन देश जब आज़ाद हुआ, पटेल तक कुछ ठीक चला, लेकिन पटेल जी के जाते ही पंडित नेहरू के नेतृत्व में दिशा, दृष्टि बदल गई, दिशा बदल गई, लक्ष्य भी बदल गया। खेती जो कृषि प्राथमिकता में 1, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, ग्राम स्वराज नंबर 2, बृहत उद्योग नंबर 3। नेहरू ने आके कहा कि बड़े उद्योग नंबर 1, कृषि नंबर 2, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग नंबर 3। प्राथमिकताएं बदल गई। पहली योजना से दूसरी योजना के बाद जो है सो कृषि बिल्कुल धक्के मार के किनारे कर दिए गए। तो खेती को दरकिनार करने का मतलब है हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, निर्धन, निर्बल, पीड़ित, प्रताड़ित, उपहासित, उपेक्षित जो मानव है, अंतिम उसकी उपेक्षा करना। गांधी ने कहा था कि बजट तुम्हारा हम देखेंगे कि अच्छा कब है, जब तुम्हारे बजट से समाज के सबसे अंतिम लोगों को कितना लाभ होता है, ये हम उसके मापदंड को देखेंगे। जिसको दीनदयाल जी ने कहा अंतिम, अंत्योदय, जिसको लोहिया ने कहा समाज के सबसे निर्धन, निर्बल, उपेक्षित, उपहासित, जिसको पिछड़ा, दलित, सामाजिक भाषा में। तो ये जो दिशा थी वो नेहरू जी ने बदल दी। दूसरा, गांधी जी का आंदोलन था स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वाधीनता। ये सब देखिए स्व जुड़े हुए हैं, बड़े मार्मिक हैं। जो हिंदी के विद्वान होंगे और व्याकरण के, वो मेरी बात को ज्यादा विद्वता से व्याख्या करेंगे। स्व, हिंदी के शब्दकोश में, संस्कृत में जिस शब्द के पहले स्व लगता है, वह बहुत ही व्यापक और बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म उसके अर्थ होते हैं। स्व का अर्थ है आत्मा, और आत्मा व्यापक है। तो उस सब चीज में गांधी जी का था स्वदेश, स्वराज, स्वावलंबन, स्वाधीनता, सब कुछ अपना। लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक आस्था,
लोक आचार, ये सब जब हैं तब है लोकतंत्र। ये लोहिया भी कहते थे। लेकिन जवाहरलाल जी का जब युग आया तो वो स्वदेशी के जगह से हटते हटते इनके विचार पर वामपंथी विचार प्रभावी होते गया, पर होते नहीं गया, इन्होंने वामपंथी विचारधारा को प्रभावी होने दिया जानबूझ करके। अब क्यों जाने, किस कारण से, तो भगवान जाने। मैं उनकी नियत पर शंका नहीं करता हूं। स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के लोगों ने बहुत उन पर विश्वास किया था, बहुत विश्वास किया था, और देश के लोगों का विश्वास टूटा या विश्वास बचा वो तो दुनिया कहेगी। मैं क्या कहूं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन लोगों के विश्वास के अनुरूप देश की दिशा नहीं रही, राह नहीं रही, राह भटक गए, भटक गए। विकास हुआ लेकिन भटक गए। माने विकास होना था कहीं, विकास हुआ कहीं। उत्थान होना था कहीं, किसी का उत्थान हुआ किसी का। तो हम आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, और सबसे बड़ा अपराध कि हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी हम उपेक्षित हो गए। हम पर विदेशी संस्कार, विदेशी संस्कृति और खासकर वामपंथी विचारधारा के जो लोग थे वो हम पर हावी होने लगे। और फिर डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी आंदोलन का इतिहास लिखा है। सन 60 में हैदराबाद के नागार्जुन में 3 दिन का कैंप लगा था, जिसमें देश भर के बड़े विद्वान साहब, जॉर्ज फर्नांडिस मदली में, राजनारायण रामसेवक यादव से लेके एसएम जो क्या क्या कौन कौन बुद्धिजीवी, रवि राय, किशन पटनायक, सारे विद्वान समाजवादी इकट्ठे हुए थे। उसमें डॉक्टर लोहिया ने 3 दिन तक व्याख्यान दिया था, समाजवादी आंदोलन का इतिहास, क्रमिक। 1934 में से पहले से शुरू किया था और आज़ादी के बाद तक। उसमें लोहिया ने समाजवादी आंदोलन के इतिहास को निकाल के आप लोग खोजवाइए और उस किताब को लोगों तक पहुंचाइए। साहब वो किताब जो है पढ़ेंगे हिंदुस्तान के जो कॉलेज या विश्वविद्यालय के नौजवान और देश के लोग, तो उनका खून खौल उठेगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी दृष्टि से आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के 2 गलती के कारण आज़ादी हमको नहीं मिल पाई, अधूरी रही। एक गलती देश का विभाजन, और दूसरी गलती कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद का अंग रहना, स्वीकार करना। तो हम तो आज़ाद हो गए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्यवाद की अधीनता को हम स्वीकार करते रहे कॉमनवेल्थ के सदस्य बनकर। तो हमारी राह क्या बनी? अंग्रेजियत, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी संस्कार, अंग्रेजी चरित्र, अंग्रेजी मानसिकता। तो मान लीजिए हम हिंदुस्तान में, हम दे हिंदुस्तानी और माथा हो इंग्लिशतानी, तो माथा जैसा कर सोचेगा वैसे ही तो देश चलेगा। तो दिशा बदल गई, विकास सही दिशा में नहीं हुई। चौधरी चरण सिंह जो लिखे इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर, देश की भयावह अर्थनीति, इसका कारण और निदान, पढ़ने वाली किताब है साहब। कि कैसे कैसे देश में विकास संपन्न और संपन्नता है वह एक तरफ बढ़ते चली गई, और जहां संपन्नता आनी चाहिए थी वहां नहीं आई, वहां विपन्नता बढ़ती गई। अमीरी ऊपर उठती गई, गरीबी नीचे गई। आज जो कुछ लोग फालतू लोग हैं, मैं उनको कहता हूं राजनीति के बिगड़े खानदान के बिगड़े संतान। मैं शब्द यही कहता हूं। अपनी देहाती किसान हूं ना, मेरी बात ठेठ होती है। वो लोग जो बोलते हैं बहुत बात, तो मैं कहता हूं इनकी समझदारी कहां है? तुम जो आज पूंजीवाद
अडानी, अंबानी, क्या क्या नाम जो रखते हो, 1970-80 में NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसके तरफ से डाटा पब्लिकेशन हुआ था। उस समय हिंदुस्तान के 70 के आसपास का कहता हूं, 70 से 80, उस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपति के शिरोमणि बिरला माने जाते थे। आज भी गांव के किसान है ना, अंबानी अडानी को नहीं कोई जानते हैं। आज भी हमारे गांव में अगर कोई बच्चे होते हैं तो गांव का किसान ही कहा तू बड़ा बिरला है। हाँ, बिरला का नाम था क्योंकि एक तो आज़ादी के समय उनकी कुर्बानी थी, उन्होंने जोखिम उठाया था, इसलिए बिरला परिवार वंदनीय है, पूजनीय है। घनश्याम दास बिरला जी, बजाज जी, जिन्होंने अपना अस्तित्व दांव पर लगाया था गांधी जी के साथ। तो वो जो एनसीआर ने दिया है कि हिंदुस्तान के नीचे से 20% नीचे से 20% लोगों की कुल परिसंपत्ति, जिसको कहते हैं टोटल एसेट्स, कुल परिसंपत्ति, यहां तक कि देह का कपड़ा समेत, ये 20% लोगों के नीचे से 20% लोगों की कुल आबादी एक तरफ और बिरला की संपत्ति एक तरफ, तो ये 20% लोग से ज्यादा है बिरला। ये 70 से 80 के बीच की बात कह रहा हूं। अभी बिगड़े वंश के बिगड़े राजनेता सब जो हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बता कि उस समय 70-80 में नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? उस समय भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? बताओ। तो ये जो आपने कहा कि दिशा विकास हुआ, शहर का विकास हुआ, बड़े लोगों का विकास हुआ, अंग्रेजी संस्कार संस्कृति वाले का विकास हुआ, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी बनाए गए जिसमें वामपंथियों के द्वारा एक विचार पर विचार चलाया जाए, लोगों को भ्रम पैदा किया जाए, इस दिशा में विकास हुआ। असली माने में जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उनकी सरकार बनी, तब ये 2000 से दिशा बदली, दिशा गांव की ओर, किसान की ओर, इस ओर दिशा बदली है। और तब से सही माने में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित के जीवन में खुशहाली आने लगी। और 2014 के बाद तो जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब तो उसमें गति तेज हो गई। माने अटल जी के समय में गाड़ी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रफ्तार से चली, तो नरेंद्र मोदी जी के समय में उसकी रफ्तार 40-50 किलोमीटर हो गई। अब उसको नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 60-80 किलोमीटर तक चले, तो चलाना तो चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो स्पीड ब्रेकर बनाने वाले इतने हैं कि वो जबरदस्ती स्पीड ब्रेकर बना करके स्पीड पकड़ने देने में बाधा डालते हैं। लेकिन फिर भी देश अपने बिल्कुल आत्मस्वाभिमान के साथ और अपनी पूर्ण आत्मशक्ति के साथ नए भारत के निर्माण में और विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करने, वर्चस्व नहीं, विश्व में अपनी मान्यता को प्राप्त करने के लिए भारत अग्रसर है। धन्यवाद सर। और मैं